अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूजिंग द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लीजेंट। तो इसका ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है मेलोडियस, तीसरा है हैप्पी, चौथा है एक्टैसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह गया ही तो था, वह गया ही तो था। ये जो है वो इम्पैटिक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? इम्पैटिक सेंटेंस है। इसमें बनेगा, इसका सूत्र होगा वर्ब प्लस डीड प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही डिड गो। वह गया ही तो था। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर पुर्तगाली। तो इसका स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है पुस्तक, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय, चौथा ऑप्शन है योग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, और जो छात्र, नक्षत्र, देव है वो एक वचन में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है? MLT, ARM आर्म, GOV और MIL। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य स्थानों द्वारा MIL नामक डोमेन नोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन जो नेटवर्क होता है वो संस्थानों का एक समूह होता है। किसका समूह होता है? संस्थानों का एक समूह होता है। अगला क्वेश्चन, एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है? एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है बाउल्स, रग्बी, बाउलिंग, घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घुड़सवारी। जो एरिना खेल परिसर है उसका संबंध किससे है? घुड़सवारी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सफरेज मूवमेंट का संबंध है। किसका? सफरेज मूवमेंट का संबंध है। तो ऑप्शन है पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, रंगभेद उन्मूलन आंदोलन से, या फिर महिला मताधिकार आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सफरेज मूवमेंट का संबंध महिला मताधिकार आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के समय मजबूती पकड़ी थी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, सफरेज का मतलब ही होता है क्या? वोट देने का अधिकार। ये जो सफरेज है उसका मतलब ही होता है क्या? वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? जिनका एज 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिनका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों का या उपयुक्त सभी। तो ग्राम पंचायत का सदस्य सभी लोग हो सकते हैं, जैसे कि जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, या फिर जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, क्योंकि मतदाता सूची में तभी नाम होगा जब वो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। या पंचायत क्षेत्र के रहने वाले सभी वयस्क वो होते हैं जो कि 18 वर्ष से ऊपर हो। तो इन तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधान सभा की संख्या की आधी
राज्य विधानसभा संख्या की 1/3, राज्य विधानसभा संख्या की 1/4, राज्य विधानसभा की संख्या की 1/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 यानी 1/3 तथा न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, काम पाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। अतः यह जो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, काम पाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गाडगिल समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाडगिल समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ठीक है, गाडगिल समिति ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सतलज, ब्यास, नर्मदा, झेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। क्या है? यह सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य सम्मिलित हैं। इसमें से जो नदी परियोजना है उसमें से 4 राज्यों को लाभ मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन है इस्पात, पेट्रोलियम, कोयला, जूट, जिसे कि हम पटसन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है? मतलब किस खनिज उत्पादन के लिए कोडरमा जो है आगे है? तो ऑप्शन है बॉक्साइट, अवरक, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक। झारखंड में स्थित कोडरमा अवरक के उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, अवरक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों एवं पतरन क्रम में पाया जाता है, जिनका चादर में स्लिप आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है तब k का मान क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है -6, -7, -8, -10। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको जो है सबसे पहले x प्लस 2 जो है बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो x की जगह पे -2 रखेंगे। अब हम चलेंगे इस समीकरण से जो x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k दिया हुआ उसके अनुसार से चलेंगे। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 रखेंगे। तो -2 का होल क्यूब प्लस 6 गुने -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने -2 प्लस k। ठीक है, तो 2 का जब हम क्यू करेंगे तो 2 का क्यू क्या होता है? 8 होता है, और ऊपर में विषम जब पावर है तो माइनस होगा, प्लस 2 दूना 4 होगा और 4 चौके 24। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 4 दूनी 8 प्लस k। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, अब क्या होगा? कि ये जो होगा ये दोनों जुड़ जाएगा 8 और 8, तो 24 माइनस 8 क्या होगा? 16। ठीक है, प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या आ जाएगा?
8 माइनस में, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 17 के पावर 41 प्लस 29 के पावर 41 को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन है 1, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, a के पावर n प्लस b के पावर n बराबर क्या होता है? बराबर a प्लस n यदि विषम संख्या, यदि n बराबर विषम संख्या हो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? 17 के पावर 41 प्लस 29 के पावर 41, ठीक है। यानी अगर जब विषम संख्या रहता है तो क्या होता है? 17 प्लस 29, ठीक है, बराबर क्या होगा? 46, ठीक है, 46 होगा, बटा 23 से भाग दे देंगे, बराबर में 0, यानी क्या होगा? शेषफल 0। आ गया समझ में? तो इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के पास 3 किताब कंप्यूटर के, 3 किताब अर्थशास्त्र के तथा 5 किताब गणित के हैं। इन सभी किताबों को विषयवार तरीके से सजाना है। इन सभी किताबों को कितने तरीकों से सजा सकते हैं? ठीक है, तो अब इनको बनाइए। इसको फैक्टोरियल पढ़े होंगे, फैक्टोरियल के माध्यम से बनेगा। तो कंप्यूटर के कितनी किताब है? कंप्यूटर की किताबों की संख्या कितना है? 3 गो। अर्थशास्त्र के कितने किताब हैं? 3 गो। मैथ की कितने किताब हैं? 5 गो, ठीक है। तो 3 गो है किसका? कंप्यूटर का। तो C1 C2 C3 बराबर कितना? फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के भी 3 गो है, E1 E2 E3 बराबर फैक्टोरियल 3। फिर उसके बाद मैथ के 5 गो, M1 M2 M3 M4 M5 बराबर फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो क्या हो गया? E1 हो गया, E2 हो गया, E5 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया, ठीक है। क्या होगा? किताबों को सजाने के तरीके पता करेंगे, कैसे कितने बार में सजाया जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 5, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 3 पे है तो 3 बार फैक्टोरियल लगाएंगे। तो अब कैसे फैक्टोरियल को तोड़ेंगे? 3 गुना 2 गुना 1 और 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुने 3 गुने 2 गुने 5 है ना फैक्टोरियल, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। अब गुने फिर फैक्टोरियल 3 को वैसे ही 3 गुने 2 गुने 1, तो क्या होगा? गुना करेंगे तो 6 गुने 6 गुने 120 गुने 6, तो कितना आ जाएगा? 25,920। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25,920 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई? ऑप्शन है 1829, 1856, 1843, 1839। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने सती प्रथा का प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। कब किया था? 1829 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1856 जो है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। फिर उसके बाद 1843 है, 1843 में क्या किया गया था? इस 1843 में लॉर्ड एनवरो द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन, क्या किया गया था? दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। और 1839
1839 जो है, 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक में क्या बनाया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से दिल्ली तक में कब बनाया गया था? 1839 ईस्वी में, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक, 1799 से 1802 तक। ठीक है, तो द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी के बीच में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रथम ओंगल जो मैसूर युद्ध था वो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चला था। ठीक है, वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। और द्वितीय जो ओंगल मैसूर युद्ध था वो 1780 से लेकर के 1784 तक चला था। इसमें मंगलौर की संधि से समाप्ति हुआ था। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर के 92 तक चला था और श्रीरंगपट्टनम की संधि में समाप्त हुआ था। चतुर्थ जो ओंगल मैसूर युद्ध था वो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु पे खत्म हुआ था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, प्रथम ओंगल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? क्या कह रहा है? प्रथम ओंगल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन है पूना की संधि, वसीम की संधि, सलवाई की संधि, पुरंदर की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलवाई की संधि। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1775 से 82 ईस्वी के दौरान हुआ, जो कि 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में हम जानेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। और उसी 1919 में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। कब हुआ था? क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट लागू हुआ था कब? 1919 में। ठीक है, फिर उसके बाद अब 1921 की बात आई, तो 1921 में क्या हुआ था? तो 1921 में ही मोपला विद्रोह की शुरुआत हुआ था। जो किसने किया था? अली मुसलियार ने किया था। मोपला विद्रोह की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुआ था, जो किसने किया था? अली मुसलियार ने किया था। ठीक है, 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। किसने की थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अब 1922 में जो था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में चौरा चौरी घटना हुआ था। ठीक है, और गोरखपुर जिला में चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया गया था? न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 19, 20, 21, 22। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 22 अधिशिष्ट फलों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन है प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, उद्योग का विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि का विकास था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। किस पे? हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। ठीक है,
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रारंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन करुणा। तो म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन जो कावेरी है, ये ऑपरेशन कावेरी है, भारत सरकार द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। और ऑपरेशन दोस्त जो है, भारत सरकार ने तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के उद्देश्य से इसे शुरुआत किया था। ऑपरेशन मेघचक्र जो है, सीबीआई इसका आरंभ किए थे, जो कि बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है स्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन एथिलीन का बहुलीकरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, रोमानिया, सेशेल्स, इजराइल। तो भारत ने इजराइल के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल मेढक में, अमीबा में, मछली में, स्पंज में। तो अंतःकोशिकीय पाचन किस में पाया जाता है? अमीबा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होता है। वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जा सकता है। बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। समान आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से समान दाब को बनाए रखता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण होता है ब्रिक में या कृत में, तिल्ली में या उपयुक्त सभी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीसी का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से ड्राई आइस है अशुद्ध जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उपशून्य तापमान पर रखा हिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक रूप से शुष्क हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारी बम एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक की अवधि के लिए लगे हो, ये पिंड है। एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगा हो तो ये पिंड एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता। द्रव रूपी एक धातु ही है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल में ऑप्शन है वायु अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, खनिज एवं लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, कार्बनिक अपद्रव होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, और भारी जल का सूत्र क्या होता है?
D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। साधारण जल और भारी जल का अनुपात क्या होता है? तो 6000:1 होता है। किसका? साधारण जल और भारी जल का अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई व खरापन घटता है। गहराई कम होती है तथा खरापन में वृद्धि होती है। गहराई बढ़ती है तथा खरापन कम होता है। गहराई व खरापन बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहराई व खरापन बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल, बायोमास, कोयला, कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत है। किसका मुख्य स्रोत है? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम जो होता है अनेक अवयव प्राप्त होता है जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ग्रीस आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा के नष्ट होने के साथ साथ इसे उत्पन्न भी किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन तो संभव है परंतु इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का सृजन तो संभव नहीं है किंतु इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा ना ही तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर साइट हैं? 49, 55, 69, 75। तो वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। इसके समझौते 1975 ईस्वी से प्रभावी हुए। भारत जो इसमें 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है, विश्व में कितने रामसर साइट हैं? तो 2400। कितने हैं? 2400। ठीक है, 15 सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 75 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित किसके उदाहरण के लिए प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉस्फोविनाइल क्लोराइड, फॉस्फोवेनेडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द पॉलीविनाइल क्लोराइड के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को किसी कंपनी में 3000 प्रति महीना के वेतन पर रखा गया है। यह वादा किया जाता है कि प्रत्येक माह वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। 20 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिला होगा? तो देखिए, इसको बनाते हैं हम लोग। तो एपी के जो सूत्र होता है उससे बनाएंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है? एपी में ए प्लस डी, फिर रहता है ए प्लस 2D, फिर होता है ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे? सम ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी का योग। क्या निकालेंगे? समांतर श्रेणी का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, ठीक है, तो अब बनाएंगे इस पे। एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो ए बराबर कितना है? 3000 है ना, 3000 रुपये प्रति महीना। तो एक साल में कितना दिन होता है? 12 महीना बराबर 36,000। ठीक है, 36,000 रुपया। तो एन बराबर 20 वर्ष के अंत में कह रहा है, तो एन बराबर 20 रखेंगे। तो डी बराबर क्या होगा? 1000 × 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12,000। ठीक है, तो अब 10 इसमें से कॉमन लेंगे। सॉरी, इसमें जो है
n/2 बैठाएंगे, n/2 इंटू 2a 36,000 प्लस n-1 इंटू d 12,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 72,000 छत्ती दूनी 72,000 प्लस इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,28,000। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 30 लाख। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 तथा उसके खर्चे का अनुपात 5:3 है, यदि प्रत्येक का बचत 1,500 रुपये है तो बी का आय क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। ए और बी का अनुपात। ठीक है, आय का अनुपात क्या है, आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात है 5:3। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा और इसका अंतर 2 होगा। अल्टरनेट इससे गुना करेंगे, यानी नीचे वाले में 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6:4 और नीचे वाले में 5:3। अब इसको घटाएंगे तो 1:1। ठीक है, तो 1:1 का मान क्या हो गया, 1,500 रुपया, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, 1,500 रुपया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि बी का आय क्या है, तो बी का आय बराबर क्या होगा, बी का आय कितना है, 4 है, तो 4 गुने 1,500 तो कितना होगा, 15 चौके 60 और 2 जीरो और, यानी 6,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लेगा। तो स्थिर पानी में आदमी की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊर्ध्व प्रवाह जब है में आदमी के चाल, तो ऊर्ध्व प्रवाह में आदमी की चाल क्या होगा, आदमी की चाल माइनस धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा, तो कितना हुआ 2 किलोमीटर पर घंटा। तो अब हम जानेंगे कि क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर तैरने में उसको कितना समय लगेगा, तो 10/2 बराबर 5 घंटा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x/2 जहाँ x वास्तविक संख्या हो तो x⁻17 + 1/x⁻19 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको x + 1/x = 2, यदि x बराबर 1 रखने पर अगर समीकरण जो है संतुष्ट हो रहा है तो हम पहले जांच करेंगे। 1 + 1/x = 2, 1 + 1/1, तो 2 = 2, यानी समीकरण ही संतुष्ट है 1 = x = 1 रखने पर। ठीक है, तो हम आगे इसी तरह से x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1⁻17 + 1/1⁻19, तो 1 + 1 = 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द आयोडम बीट अबाउट द बस। ऑप्शन है स्पीक डायरेक्टली, टू स्पीक इन ए सर्कुमलोक्टरी वे, टू स्पीक अबाउट समवन, टू थ्रस्ट द बुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विलय की गति निम्न में किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एमहर्ट, लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 के द्वारा विलय की नीति अपनाई गई, जिसे हड़प की नीति तथा व्यापकगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? व्यापकगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? ऑप्शन 6 अप्रैल 1917 को, 26 अप्रैल 1915 को, 11 नवंबर 1918 को, 18 जून 1919 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका प्रथम युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जून 1914 को, 28 जुलाई 1914 को, 1 अगस्त 1914 को, 3 अगस्त 1914 को। इसका राइट है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया तथा द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कूट का मेल सही है? बुध जो है वो सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए हैं, और नयार जो है वो शिव की पूजा से संबंधित है, अलवार जो है वो विष्णु की पूजा से संबंधित है, और निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो सूफी संत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी, BBR सुबेहम, गिरीश बापट, संतोष कुमार गंगवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। क्या है? सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेव बाहर छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा, कम वेग से गमन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक वेग से गमन करेगा। अगला है, एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार उस बक्से का आयतन कितना है? तो इसका लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 के अनुपात में है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो 2 लंबाई है 1x यानी x और चौड़ाई है 2x प्लस 2x प्लस 2s गुने 3x प्लस लंबाई है x गुने 3x। ठीक, अब इसको गुना करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 88 बराबर गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ठीक। और इसका 2 है इसके बाहर में, तो ये 2 इधर लाएंगे तो 44 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, तो 44 बराबर 11x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी तो इसका क्या पूछ रहा है? इसका पूछ रहा है आयतन। तो घनाभ मतलब घनाभ का आयतन बराबर होता है आयतन बराबर LBH। तो अब 4 निकला
तो एल था एक्स केवल, तो एक्स तो 4, यहाँ पे कितना निकला था, 2 निकला था, तो 2 गुने चौड़ाई था 2x, तो 2 दूना 4 गुने 3 दूनी 6, 6 चौको 24 दूनी 48 सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। यदि भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुकी है तो दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी है? तो इसमें जो है यानी कि एक जो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है जो 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई है, तो दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी क्या है? तो ये कितना है? 10 मीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ABC, तो और ये x है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा BC, कर्ण AC, तो BC हो गया x और बटा AC हो गया 10 और बराबर cos 30 का मान √3 बटा 2, ठीक। तो गुना करेंगे तो 2x बराबर 10√3, x बराबर 10√3 बटा 2, x बराबर 5√3, √3 का मान लेना है 5 गुने 1.732, गुना करेंगे तो आ जाएगा 8.66 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 29.70 यानी 29 रुपये 70 पैसे अदा किए तो एक ने उसे कितने में खरीदा होगा? तो देखिए, तो 20% है, तो 20% का मान क्या होता है? 1/5 और 10%, तो 10% का मान 1/10 और 12.5% का मान 1/8, ठीक है। सॉरी 8/9, 8/9 होता है। तो सारा चीज़ लाभ है तो सारी चीज़ प्लस होगा, तो ओल्ड और न्यू लिख दीजिए। तो पहले 5 था तो बढ़ करके एक 6 हो जाएगा, फिर क्या था? फिर 10 था जो बढ़ करके 11 हो जाएगा, और ये पहले कितना था? 8, सॉरी 1/8, पहले 8 था जो बढ़ के 9 हो जाएगा। तो जो खाली स्थान होता है उसके बगल वाला भरते हैं, 6 6, इधर 10, इधर 8 8। अब तीनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 400, 480, यहाँ पे 528 और फिर 594, ठीक। अब 594 जो है वो कितने के बराबर है? यानी डी का इसमें दिया हुआ है कि डी ने 29 रुपया 70 पैसे अदा किए, तो 594 कितने के बराबर? 29 रुपया 70 पैसे के बराबर। तो 594 बराबर 29 70, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, फिर उसके बाद में 1 0 से 1 0 कट गया, फिर इससे कटेगा 2 बार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 रुपया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हृदयघात के लक्षण है सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी सीने में दर्द भी होना, तेज पसीना आना, बाह के दर्द के साथ झंझनाहट होना।
अगला, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, द फैबलमैन्स, द एलिफेंट व्हिस्पर्स, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगला क्वेश्चन, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 तथा अब से 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु है। तो इसमें जो है 4 वर्ष पहले इसका जो आयु था वो 2:3 के अनुपात में था। तो ए का जो आयु था वो 2x और बी का आयु जो था वो 3x। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु 2x प्लस 4 वर्ष पहले हुआ 4 वर्ष बाद, तो कितना हो गया 2x प्लस 8, और बी का जो आयु हो गया 3x प्लस 8। ठीक है, तो अब लिखेंगे a बटा बी बराबर 2x प्लस 8 बटा a बटा बी बराबर 2x प्लस 8 बटा 3x प्लस 8 बराबर 5/7। यानी 4 वर्ष के बाद उसका अनुपात हो गया था 5/7। ठीक है, तो अब आगे गुना करेंगे तिरछे, तो 7 दूना 14x प्लस 8 से 56 बराबर 5 3 15x प्लस 40। ठीक है, तो घटाएंगे तो x बराबर 16 हो जाएगा। राइट आंसर। अब 16 हो गया, तो इसका वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो a की वर्तमान आयु 2x प्लस 4, तो 2 गुने 16 प्लस 4 बराबर 36। और b के वर्तमान आयु 3x प्लस 4, तो 3 गुने 16 प्लस 4 16 3 48 और 4 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला है प्रश्न संख्या 59 से 60 में एक दंड और ग्राफ किसी छात्र द्वारा एक ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, देखिए है गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात है। तो गणित है 80 और इतिहास का है 60, तो 80/60 4:3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक। हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी है 70 और अंग्रेजी है 40/2। 70 40 11/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस आयु में अस्थायी कर्तन दांतों द्वारा दुग्ध दांतों के स्थानापन्न होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है? 16 से 18 महीने, 9 से 10 महीने, 12 से 14 महीने, 3 से 4 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घोड़े की 9 से 10 महीने की आयु में अस्थायी कर्तन दांतों द्वारा दुग्ध दांतों के स्थानापन्न होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन है 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 6 महीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 महीना। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 4, 7, 8 या 13?
तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुधिर प्लेटलेट सहायता देता है आरबीसी के निर्माण में, रुधिर के जमने में, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में, मोनोसाइट के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुधिर प्लेटलेट रुधिर के जमने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी। रक्त विषाणु के कण मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने पर बना सोडा वाटर एक अक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या फिर एक अपचायक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर प्रकृति अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन है एरास्तु, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, तीसरा ऑप्शन है थियोफ्रेटस, चौथा है कोरोलस लिनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन, टीवी का आविष्कार किसने किया था। जे.एल. बेयर्ड, लॉरेंस जिलेट या मैकमिलन। तो टीवी का आविष्कार जो था जे.एल. बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम कागज ते कनवास। ऑप्शन है अमृता प्रीतम, ऑगस्टा, महादेवी वर्मा, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, निस्तारण द्वारा, बाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। ऑप्शन है पुणे, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद या हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। ताप, एंट्रोपी, दाब, कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य एक अवस्था फलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। रुबिडियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द सत्व में प्रत्यय है, वह सत्व, तत्व, तब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द सत्व में तत्व तब्बे जो है तब्बे वो प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। पयोधी, अम्बुज, अम्बुधि, प्रयोद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादल का पर्यायवाची शब्द पयोद होगा। ठीक है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। अंत, इति, अर्थ, अच। राइट आंसर, अर्थ का विलोम शब्द इति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा। हैरानी,
अचरज, अद्भुत, चकित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप अचरज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण, सीमन नारायण अग्रवाल, गुनार मिर्डल, अर्देशिव दलाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधीवादी योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, रानी जी की बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में बूंदी में स्थित। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिनका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र, राजगिरी, कुंडलवन, वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजीतनाथ। राइट आंसर, जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी को माना जाता था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलम वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जीविक ग्राम में के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल बीज के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अजीतनाथ जो थे जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी? भद्रबाहु, नागार्जुन, अश्वघोष या अलार कलाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्ध चरित्र पुस्तक की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें जो था बुद्ध चरित्र में बुद्ध की जीवनी लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है? रेल परिवहन, हवाई अड्डा, बंदरगाह या राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग के विकास से है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी ब्रिज खाली स्थान में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी जो होता है वन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, वह है मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया। तो बिहार में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला जिला मधेपुरा है, जो कि 31.1% है। ठीक है, मधेपुरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है, जो कि 19.02% है। बिहार का 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। 2001 से 11 के दौरान भारत का दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1987, 1988, 1989, 1990। तो
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1974, 1975, 1972 या 1987? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अनुच्छेद 44 के समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से है। यह समिति जो है 1990 में गठित की गई थी। जीवी के राव समिति जो है वो 1985 में, एल एम सिंघवी समिति 1986 में और पी के थुंगन समिति 1988 का संबंध पंचायती राज से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 143? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शब्द के लिए उचित भावात्मक संज्ञा का चयन कीजिए। पहला है मानवक्त, मानवता, दूसरा है मनुष्यत्व, आदमीत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा मानवता होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो चौराहा जो शब्द है वो द्विगु समास है, क्योंकि इसमें चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह। ठीक है, और द्विगु समास जो होता है जिसका समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसका जो चौराहा है उसमें चार जो है वो संख्यावाचक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राकेश आया होगा वाक्य है विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक? तो राकेश आया होगा वाक्य जो है उसमें संदेहवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो का प्रयोग जो है शब्द के आदि यानी आरंभ में यानी शुरुआत में होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? टिटेनस, कुकुर खांसी, एड्स, रेबीज? तो निम्नलिखित में कौन सा रोग जो जीवाणुओं से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एड्स जो है जीवाणु से नहीं होता। एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। एड्स जो होता है रोगी का प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाता है, इसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में।